मित्रों नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है शेरशाह सूरी और उसका शासन प्रबंध। जैसा कि उल्लेखित है 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने के पश्चात अब वह उत्तर भारत के जो अन्य राज्य थे, जो कि तत्कालीन समय की परिस्थिति का लाभ उठा करके जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, उन राज्यों पर अधिकार करने का कार्य करने लगा। शेरशाह ने भारत में सूरवंश की स्थापना की। जैसा कि उल्लेखित है कि शेरशाह का शासनकाल 1540 से लेकर 1545 तक का 5 वर्ष का ये समय रहा। इस अल्पकालीन समय में शेरशाह ने प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जो सुधार किए, उन सुधारों के कारण उसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जाना जाता है। सूरवंश की स्थापना करने के पश्चात और उत्तर भारत के अन्य राज्यों को जीतने के बाद उसने अपनी शासन व्यवस्था पर समुचित रूप से ध्यान दिया। जैसा कि कहा गया है कि शेरशाह का जो शासन प्रबंध था, उस शासन व्यवस्था के अंदर शेरशाह ने किसी नई व्यवस्था को यहाँ स्थापित नहीं किया था, बल्कि सल्तनत काल के अंदर जो व्यवस्था चली आई थी उसी व्यवस्था को यहाँ स्थापित करने का उसके द्वारा प्रयास किया। शेरशाह के प्रशासन को यहाँ 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक है केंद्रीय शासन व्यवस्था, दूसरा है प्रांतीय शासन व्यवस्था। हम सबसे पहले केंद्रीय शासन व्यवस्था की बात करें तो केंद्रीय शासन व्यवस्था में जिस प्रकार से सल्तनत काल के अंदर सुल्तान राज का सर्वे सर्वा हुआ करता था और वो एक निरंकुश शासक की भांति कार्य करता था, शेरशाह ने भी यहाँ अपने आप को इसी प्रकार से स्थापित करने का प्रयास किया। वह निरंकुश शासक की भांति यहाँ कार्य करता था। उसके जो प्रमुख विभाग थे, उन विभागों को यदि हम देखें तो सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के अंदर जो विभाग थे, वही विभाग यहाँ शेरशाह की शासन व्यवस्था के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ परिवर्तन जरूर हमें देखने को मिलता है, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ देखने को नहीं मिलता। जैसा कि उसका जो पहला विभाग था, जिसे दीवाने वजारत, दीवाने वजारत, इस विभाग का मंत्री जो होता था वो था वजीर। इस विभाग के मंत्री को वजीर कहा जाता था और वित्त और लगान संबंधी मामलों को वो प्राय देखता था। राज्य को कितनी आय प्राप्त हो चुकी है, प्रांतों से किस प्रकार से आय प्राप्त हो रही है, ये सारा का सारा जिम्मा वजीर के ही ऊपर था। दूसरा महत्वपूर्ण जो विभाग था वो था दीवाने आरिच। दीवाने आरिच, जिसका प्रधान जो होता था वो था आरिचे मुमालिक। आरिचे मुमालिक अर्थात सेनाध्यक्ष। सैन्य विभाग का जो प्रधान होता था उसे दीवाने आरिचे मुमालिक कहा जाता था। आरिचे मुमालिक का जो मुख्य दायित्व था वो यहाँ पर सेना संबंधी सैनिकों को जो वेतन है उसकी व्यवस्था, साथ ही सैनिकों के निरीक्षण से लेकर के भर्ती प्रक्रिया के सभी दायित्वों का वह निर्वहन करता था। दीवाने आरिच के बाद में जो तीसरा महत्वपूर्ण विभाग था वो था दीवाने रसालत। दीवाने रसालत इस विभाग का मंत्री, जिसे विदेश मंत्री कहा जाता था, विदेशों से आए राजदूत, प्रतिनिधिमंडल और राज्यों के बीच में जो कूटनीतिक संबंध स्थापित किए जाते थे, इन सब का जिम्मा यहाँ दीवाने रसालत विभाग था, इसके जिम्मे था। अर्थात विदेश मंत्री राजदूतों की नियुक्ति करता था, राज्य में जो आए गए बाहर से आए जो प्रतिनिधि थे उन सब की वो देखरेख का जिम्मा इसी विभाग के सर था। इसी प्रकार से अगला जो महत्वपूर्ण विभाग था वो था दीवाने इंशा। दीवाने इंशा शाही घोषणा पत्र तैयार करना इस विभाग के जिम्मे था। इसके अतिरिक्त यहाँ
दो अन्य और विभाग थे जिनमें दीवाने काजी। केंद्र के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसे दीवाने काजी कहा जाता था, और ये प्रांतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति से लेकर के नहीं, अपने नीचे जो अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे उनकी व्यवस्था को देखना इसी के जिम्मे था। इसके अतिरिक्त दरोगाए डाक चौकी जो विभाग था, इस विभाग को गुप्तचर विभाग के नाम से जाना जाता था। राज्य के अंदर जो गुप्तचर व्यवस्था थी, उस गुप्तचर व्यवस्था को देखरेख का जिम्मा दीवाने डाक चौकी विभाग जो था उस विभाग के जिम्मे था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि केंद्रीय शासन व्यवस्था जो शेरशाह के द्वारा जो स्थापित की गई, उस व्यवस्था में यहाँ कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता। दूसरी तरफ प्रांतीय शासन व्यवस्था की यदि हम बात करें तो प्रांतीय शासन व्यवस्था के अंदर कुछ जो महत्वपूर्ण सुधार हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। प्रांतों के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शेरशाह ने अपने साम्राज्य को अनेक भागों में बांट रखा था। शेरशाह के प्रांतीय शासन के विषय में डॉक्टर कानूनगो का मानना है कि उस समय राज्य में सरकार सबसे बड़ा खंड कहलाता था। प्रांत अकबर के समय में कहलाए गए, किंतु परमात्मा शरण के इस मत को यहाँ कुछ इतिहासकार स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि प्रांत जो था वो इस समय भी मौजूद थे। डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने इनके बीच के मत को स्थापित करते हुए लिखा है कि सरकार ऐसे प्रशासकीय खंड थे जो कि प्रांतों से मिलते जुलते थे, जो एकता कहलाते थे और प्रमुख अधिकारियों के अधीन होते थे। शेरशाह के समय फौजी गवर्नरों की नियुक्ति की जाती थी। इस प्रकार से प्रांतीय जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था का कोई स्पष्ट विवरण हमें शेरशाह के शासनकाल के अंदर देखने को नहीं मिलता। प्रांतीय शासन व्यवस्था किस प्रकार से यहाँ स्थापित की गई, उसके जो विवरण हमें मिलते हैं, उसके आधार पर कहा गया है कि सरकारें अर्थात प्रांतों को सरकारों के अंदर बांटा गया था। अब्बास का शेरवानी के अनुसार शेरशाह की सल्तनत में 66 सरकारें थीं। यदि आज के संदर्भ में हम बात करें तो ये एक जिले की भांति थे। जिस प्रकार से प्रांत और प्रांत के अंदर जो जिले होते हैं, उसी प्रकार की व्यवस्था हमें यहाँ देखने को मिलती है। प्रत्येक सरकार के अंदर 2 प्रमुख अधिकारी थे। एक था सिकदार ए सिकरा दारान, दूसरा था मुंसिफ ए मुंसिफान। सिकदार ए सिकरारदान सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष होता था, जबकि वह प्रशासनिक अधिकारियों और उनके कार्यों का निरीक्षण करता था। अपनी सरकार में शांति व्यवस्था स्थापित करना उसका मुख्य कार्य था। किसी प्रकार का विद्रोह यदि उपस्थित है तो उस विद्रोह को दबाना का उसका मुख्य कर्तव्य था। मुंसिफ ए मुंसिफान का जो कार्य था वो था राजस्व संबंधी मामले की देखरेख करना, राजस्व की वसूली करना, दीवानी मुकदमों का फैसला करना और अपने अधीन मुंसिफों को कार्यों की देखभाल करना उसका मुख्य दायित्व था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सरकारें थी अर्थात जो जिले थे, और जिलों में जिस प्रकार की यहाँ शासन व्यवस्था, हम यहाँ सरकार की तुलना जिले से कर रहे हैं। यदि वर्तमान संदर्भ में देखें तो उनमें जो प्रशासनिक व्यवस्था थी और उस प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो 2 प्रमुख अधिकारी थे, एक सिकदार ए सिकरारादान, दूसरा मुंसिफ ए मुंसिफान, ये दोनों अधिकारी सरकार के अंदर महत्वपूर्ण कार्य करते थे। इसके बाद में हम बात करते हैं परगने। प्रत्येक सरकार में कई परगने होते थे।
जैसे कि आज हम देखते हैं कि प्रत्येक जिले के अंदर जो जिला होता है उस जिले के अंदर कई तहसीलें होती हैं, तो उसी प्रकार से उस समय सरकार के अंदर परगने होते थे। शेरशाह ने प्रत्येक परगने में एक सिकदार, एक अमीन, एक फौजदार अर्थात खजांची और 2 लिपिक नियुक्त किए गए थे। सिकदार के साथ एक सैनिक दस्ता होता था और परगने में शांति स्थापित करना उसका प्रमुख दायित्व था। मुंसिफ का कार्य दीवानी मुकदमों का फैसला करना था। भूमि की नाप व लगान व्यवस्था की देखभाल करना उसी के जिम्मे था। इसके अतिरिक्त एक कानूनगो भी होता था जो अर्ध सरकारी अधिकारी माना जाता था और परगने के लगान संबंधी मामलों की पूरी जानकारी रखता था। लिपिकों का मुख्य कार्य राजस्व का लेखा जोखा रखना होता था। ये हिंदी और फारसी दोनों ही भाषा के अंदर हिसाब किताब रखता था। फौजदार परगने का खजांची होता था। इसके बाद में शेरशाह के शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी गांव। सरकार की ओर से वहां कोई भी अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता था। इस तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी। परंतु गांव में मुकदम, जिसे मुखिया कहा जाता था, पटवारी, चौकीदार आदि को सरकार स्वीकार करती थी और शासन में इनसे सहायता लेती थी। गांव में शांति और व्यवस्था की रक्षा का दायित्व मुकदम पर होता था, अर्थात मुखिया पर होता था। वह अपराधियों का पता लगाता था। शेरशाह ने स्थानीय उत्तरदायित्व के महत्व को समझा। वह जानता था कि जो भी चोरी डकैती होती है उसमें स्थानीय अधिकारियों का हाथ होता है। अतः मुकदम अपराधियों को पकड़ने में असफल रहता तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। अर्थात जो मुखिया होता था, यदि गांव के अंदर वह चोरी डकैती से संबंधित जो व्यक्ति होते थे उनको पकड़ने में यदि वो विफल होता था तो यहां शेरशाह उसे दंडित करता था। मुकदम के अतिरिक्त पटवारी और चौकीदार भी होते थे। पटवारी भूमि कर का लेखा रखता था तथा चौकीदार उसकी सहायता करता था। वयस्क और बुजुर्ग लोगों की गांव में एक पंचायत भी होती थी जो गांव की व्यवस्था के साथ साथ आपसी झगड़ों का निपटारा भी करती थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शेरशाह की जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था को जिस प्रकार से यहाँ बांटा गया है, हमने अभी यह चर्चा की। एक तरीके केंद्रीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन व्यवस्था, सरकारें, परगने और सबसे अंतिम जो इकाई थी वो गांव। गांव के अंदर यद्यपि सरकार की तरफ से या राज्य की तरफ से कोई अधिकारी नहीं होता था, लेकिन मुकदम, पटवारी और चौकीदार जो उस समय होते थे उन्हें सरकार की ओर से मदद भी दी जाती थी और यहाँ पर राज्य की ओर से वो एक राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में ही कार्य करते थे। और यहाँ पर बुजुर्ग और नौजवानों की जो एक सभा होती थी, ग्राम सभा, वो गांव के अंदर अन्य कार्यों को भी देखती थी और गांव में शांति व्यवस्था स्थापित रहे, इस बात का भी जिम्मा इसी पंचायत के अंतर्गत होता था। इस प्रकार से शेरशाह की शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि उसने इस बात पर विशेष बल दिया कि उसके राज्य के अंदर चोरी डकैती या किसी प्रकार की अराजकता की स्थिति या विद्रोह ना हो। समय समय पर वो अपने अधिकारियों से इस बात पर विचार विमर्श करता था। आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। धन्यवाद।